एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के हिस्ट्री के लेसन नंबर 5 जिसका नाम है नाजीवाद के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप STET की तैयारी कर रहे हैं या इस लेवल का और भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। चलते हैं सीधे जानकारी की तरफ कि दिया हुआ जैसा कि आपको जानकारी है कि हम जब क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराते हैं उसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला कि उस पाठ से संबंधित शब्दावली और दूसरा होता है उस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां और इसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम पूछते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको उस पाठ से संबंधित मुख्य शब्दावलियां बताएंगे जिससे कि परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। तो आपको बताते चलें कि इसके पहले 9th क्लास के 4 लेसन प्लान जिसका नाम है भौगोलिक खोजें, दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है फ्रांस की क्रांति और चौथा है विश्व युद्धों की इतिहास। ये चारों जो है लेसन समाप्त हो चुका है और आज हम बता रहे हैं नाजीवाद और इसके बाद बताएंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद, उसके बाद शांति के प्रयास और अंतिम है कृषि खेतिहर समाज। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नाजीवाद से संबंधित है। तो नाजीवाद में मुख्य शब्दावली है, पहला है ध्रुवीय शक्तियाँ किसे कहते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध में ध्यान दीजिए कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली का गठजोड़ जो क्या है ध्रुवीय शक्तियाँ हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवीय शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। ध्यान रखना होगा कि जर्मनी, जापान और इटली यही 3 देश हैं जिसको ध्रुवीय शक्तियां कहा जाता है। उसमें चुनने को कह सकता है या जैसे भी करे, लेकिन याद रखना चाहिए कि ध्रुवीय शक्तियां में जो देश थे उनका नाम था जर्मनी, जापान और इटली। अगला देखिए मित्र राष्ट्र किसे कहते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरे विश्व युद्ध में गठजोड़ को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवीय शक्तियाँ कौन है। अब दे देगा इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत और एक दे देगा इटली। तो ये अगर हमें जानते रहेंगे तो उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवीय शक्तियाँ कौन कौन से देश हैं। तो जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र राष्ट्र कौन है तो इंग्लैंड, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरे विश्व युद्ध में गठजोड़। अगला शब्द है नरसंहार क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे क्योंकि ये घटना उस समय घटित थी इसलिए यह शब्द जो है इसमें दिया हुआ है। और नरसंहार से तात्पर्य होता है कि विशेष जाति के लोगों का एक बड़ी मात्रा में नाश करना, मतलब कि बड़ी संख्या में हत्या करना क्या होता है नरसंहार होता है। अगला है पुनर्निर्माण क्या है। पुनर्निर्माण क्या है तो गलती को सुधारने के लिए किया गया सुधारवादी कार्य क्या है पुनर्निर्माण है। किसी कारणवश कोई देश बर्बाद हो गया है, कोई बम से मारने से नष्ट हो गया है तो पुनः उसको निर्माण कर देना ही क्या है पुनर्निर्माण है। यानी कि गलती को सुधारने के लिए किए गए सुधारवादी कार्य क्या है पुनर्निर्माण है। अगला शब्द देखिए दिया हुआ है विलुप्त साधन। ऊपर देखिए विलुप्त साधन से क्या तात्पर्य है तो संसाधन जो कम हो गए हो या बिल्कुल समाप्त हो गए हो उसे हम विलुप्त साधन जो है कहते हैं। ऐसा भी आसान शब्द है कि जो विलुप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है उसे ही विलुप्त साधन कहा जाता है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तो आप इसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है। उसके बाद देखिए महान आर्थिक मंदी कब हुआ था तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1929-30 में मूल्यों में महान गिरावट को जो है महान आर्थिक मंदी कहा जाता है। 1929 यहाँ दिया हुआ है, वही सन है 1929-30 में जो है महान आर्थिक संकट विश्व पर आया था, उसमें मूल्यों में गिरावट हो गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात है यातना शिविर क्या होता है।
यातना शिविर क्या है तात्पर्य है? तो विरोधियों को बिना किसी मुकदमा चलाए एक विशाल कैद खाने में बंदी बनाए रखना क्या है? यातना शिविर है। यातना मतलब कष्ट देना। जो आपका विरोध कर रहा है, जैसे हिटलर था मान लीजिए, तो विरोधियों को क्या करता था? अपने कैद खाने में कैद करके उसको बहुत कष्ट देता था, यातना देता था। तो वहीं क्या है? यातना शिविर है। एक और शब्द देखिए, सर्वहाराकरण क्या है? पूछ सकते हैं भी परीक्षा में, सर्वहाराकरण से क्या, निम्नलिखित में से क्या समझते हैं? तो देखिए, ऐसे नाजुक आर्थिक स्थिति जो श्रमजीवी व्यक्ति की सी होती है, सर्वहाराकरण है। और इसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत रेड आर्मी, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इस शब्द से परिचित होंगे। सोवियत रेड आर्मी द्वितीय विश्व युद्ध में शक्तिशाली सोवियत सेना को क्या बोलते थे? सोवियत रेड आर्मी। अगला है जिप्सी। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर कोई आपसे पूछे कि जिप्सी क्या है तो हम लोग आसानी से कह देंगे कि किसी गाड़ी का नाम है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिप्सी से क्या तात्पर्य इतिहास में? तो ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उन्हें जिप्सी कहा जाता है। बहुत आसान है, नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। कि जिप्सी क्या है? तो ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, उन्हें जिप्सी कहा जाता है। इसके बाद देखिए है क्वेश्चन है कंगाल। ऐसे लोग जो बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं, उन्हें कंगाल कहा जाता है। ये तो हम आम लोग भी जानते हैं, जो बिल्कुल निर्धन है। सुदामा जी बिल्कुल निर्धन थे, कंगाल हो गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। इसके बाद देखिए एक शब्द है उत्पीड़न। कुछ लोगों को एक नियमित ढंग से सजा देते रहना क्या है? उत्पीड़न है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में कोई खास समुदाय के लोग कम है, तो बड़े समुदाय वाले लोग उनको उत्पीड़न करते हैं, कष्ट देते रहते हैं। या फिर इसको भी कह सकते हैं, देखिए कुछ लोगों को एक नियमित ढंग से सजा देते रहना, उनको भी क्या है? उत्पीड़न है। और इस सबसे देखिए नया एक शब्द है जुंग फोक। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जुंग फोक क्या है, लेकिन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और लोग कहते हैं कि हम तो हिटलर के बारे में जानते हैं, नाजीवाद के बारे में जानते हैं, और लेकिन जुंग फोक के बारे में नहीं जानते हैं। तो 14 वर्ष से कम आयु के नाजी युवकों के संगठन को जुंग फोक कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 14 वर्ष से कम आयु के नाजी युवकों को संगठन को जुंग फोक कहा जाता है। और अंतिम यहाँ शब्द है राष्ट्रीय समाजवाद। नाजी लोगों द्वारा प्रतिपादित समाजवाद है। राष्ट्रीय समाजवाद क्या है? तो नाजी लोगों द्वारा प्रतिपादित समाजवाद है। एक बात पता चले कि इसी टॉपिक पर एक और हमारा वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इस वीडियो में ओनली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे कम से कम समय में आपका एक खाका जो तैयार हो जाए। ये जितने भी प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए इसके बाद है महत्वपूर्ण तिथियाँ। नाजीवाद पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या है? निश्चित रूप से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। 1 अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 नवंबर 1918 ईस्वी में कौन सी घटना घटी? तो जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो गया। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गया। कौन युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध, 9 नवंबर को। इसके बाद हुआ कि 9 नवंबर को ही 1918 ईस्वी में ही वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। 9 नवंबर 1918 ईस्वी को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। और उसके बाद है 28 जून, तो आप जानते ही होंगे कि 28 जून को 1914 ईस्वी को सुरजेवा हत्याकांड हुई थी और 28 जून 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि हुई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 28 जून 1914 ईस्वी को सुरजेवा हत्याकांड हुआ था, लेकिन वो 28 जून 1919 ईस्वी यानी 5 साल के बाद उसी दिन कौन सी घटना घटी? तो वर्साय की संधि हुई थी। और उसके बाद है 30 जनवरी 1933। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिए। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। पूछ सकता है क्वेश्चन कि हिटलर जो है कहाँ का चांसलर था? तो जर्मनी का। हिटलर जो है 1933 ईस्वी में कौन सा पद ग्रहण किया? तो चांसलर बना। यह पूछ सकता है कि हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना? तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इस लेसन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी एक है।
अगला है 1 सितंबर 1939। ये किस लिए फेमस है? तो जर्मनी के पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व की शुरुआत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 1939 क्या हुआ? जर्मनी के पोलैंड में घुसना और द्वितीय विश्व की शुरुआत इसी से होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है इससे संबंधित है 22 जून 1941 ईस्वी। तो जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है कब? 22 जून 1941। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। इसके बाद देखिए 23 जून 1941 ईस्वी यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 23 जून 1941 ईस्वी को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में कब घुसी? तो 22 जून 1941 ईस्वी को। जर्मनी के पोलैंड में घुसना कब हुआ? तो 1 सितंबर 1941 ईस्वी को। हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना? तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। वर्साय की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 ईस्वी को। वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कब हुआ? तो 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। जर्मनी के घुटने टेक दिए युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। तो इसी के साथ यहाँ पर ये इतने प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। आपसे कहेंगे कम से कम 3-4 बार अवश्य इस वीडियो को सुनिए, तभी आपको याद होगा, क्योंकि भरना तो रहता नहीं एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर 3-4 बार सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इसका हल करने आ जाएगा। और इसके बाद देखिए आगे क्या है कि 8 दिसंबर 1941 ईस्वी क्यों फेमस है? तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। आपको बताते चलें कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका बाद में आया और द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका बाद में ही आया। प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 में शुरू हुआ, 18 में समाप्त हुआ, तो अमेरिका जो है 1917 ईस्वी में आया। कब? जब रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। और यहाँ पे भी देखिए 39 में शुरू हुआ, तो 2 साल के बाद 1941 ईस्वी में अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ 1917 में और द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ 1941 ईस्वी में। और इस आगे है कि 27 जनवरी 1945 ईस्वी क्यों फेमस है? तो सोवियत फौजें ऑशविट्ज़ को मुक्त कराती है। 27 जनवरी 1945 ईस्वी को सोवियत फौजें ऑशविट्ज़ के मुक्त कराती हैं। और 8 मई 1945 ईस्वी के फेमस है तो यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय की घोषणा हो जाती है। 8 मई 1945 ईस्वी को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय की घोषणा हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे ईस्वी समाप्त हो रहा है। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको एकदम बिल्कुल ही समझ में आ जाए, याद हो जाए। इसमें है क्या है, नाजीवाद से संबंधित है और इतिहास का जो है लेसन नंबर 5 है, क्लास 9 है। ध्रुवीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं जर्मनी, जापान, इटली, और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। और नरसंहार से मतलब होता है एक विशेष जाति के लोगों को बड़ी मात्रा में नाश करना। पुनः निर्माण का मतलब होता है गलती को सुधार के लिए किए गए सुधारवादी कार्य। और विलुप्त साधन का तात्पर्य है संसाधन जो कम हो गए हो या विलुप्त समाप्त हो गए हो। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। महान आर्थिक मंदी कब आई? तो 1929 ईस्वी में आई। यातना शिविर में क्या होता है? तो विरोधियों को बिना किसी मुकदमा चलाए एक विशाल कैद खाने में बंदी बनाए रखना। सर्वहाराकरण क्या है? तो ऐसी नाजुक आर्थिक स्थिति जो श्रमजीवी व्यक्ति की सी होती है। सोवियत रेड आर्मी क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में शक्तिशाली सोवियत सेना को सोवियत रेड आर्मी कहा जाता है। जिप्सी बताते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सी से क्या तात्पर्य है? और वहाँ हम बोले थे कि जिप्सी से हम लोग गाड़ी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है कि जिप्सी ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उन्हें जिप्सी कहा जाता है। कंगाल तो आप जानते हैं, कंगाल से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे लोग जो बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं। उत्पीड़न क्या है? तो कुछ लोगों को एक नियमित ढंग से सजा देते रहना उत्पीड़न है। जुंगफो क्या है? तो भी बताया था कि देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया शब्द लग रहा है। तो इसमें क्या है जुंगफोक में कि 14 वर्ष से कम आयु के
नाजी लोगों के संगठन को जुंगफो कहा जाता है। और राष्ट्रीय समाजवाद क्या है, तो नाजी लोगों द्वारा प्रतिपादित समाजवाद को राष्ट्रीय समाजवाद कहते हैं। और अगला है इसमें वर्साय की संधि कब हुई, तो 28 जून 1919 ईस्वी, जिसमें बताए थे कि 28 जून 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 28 जून 1919 5 साल के बाद वर्साय की संधि हुई। उसके बाद बताया था कि हिटलर जर्मनी की चांसलर कब बना, तो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। इसके बाद जिसमें जो महत्वपूर्ण है कि 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को, माने कि विश्व युद्ध प्रारंभ होने के 2 साल बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और 27 जनवरी 1945 ईस्वी को सोवियत फौजें ऑस्विट्ज़ को मुक्त करती है। इसके बाद जो है चलते हैं सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पास। हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। तो पहला है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ। हिटलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जर्मनी में, इटली में, जापान में और ऑस्ट्रिया में। तो इसका सही जवाब है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब एक बात और कि यहाँ पे ट्रिक भी काम कर सकता है कि कैसे याद होगा। तो देखिए हिटलर, र के अंत में अ आता है, हिटलर अ छुपा हुआ है, तो समझिए कि वो अ से चालू होगा कहाँ, ऑस्ट्रिया। यानी कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। ये तो बहुत बार कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, रेलवे में और एसएससी में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शर्ट और कबूतर। तो सब लोग जानते हैं कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक है। मिग, ध्यान दीजिए, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मीन कैंप किसकी रचना है। मीन कैंप किसकी रचना है, मुसोलिनी का, हिटलर का, हिडेनबर्ग का और स्ट्रेसमैन का। तो मीन कैंप जो है हिटलर की रचना है। हिटलर जो है मीन कैंप किसकी रचना है, तो हिटलर का। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था कौन, जर्मनी का प्रमुख क्षेत्र था औद्योगिक क्षेत्र, जैसे आल्सस लारेन, बी रूर, सी इवानोव और डी बर्लिन। तो यहाँ सही जवाब होगा कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होगा बी रूर। ध्यान दीजिए, याद कर लीजिएगा, जर्मनी का क्या है, रूर है। जर्मनी का गुरूर है इस क्षेत्र पर, किस पर, रूर पर। जर्मनी का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर। और अगला क्वेश्चन है 5वां, जर्मनी के मुद्रा का नाम क्या है। जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है। ए है डॉलर, बी है पौंड, सी है मार्क और डी है रूबल। तो हमको उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप जो है आसानी से दे सकते हैं कि जो है जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है 5वां का सी, मार्क। इसी के साथ जो है यह भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। पुनः एक बार रिपीट